नमस्ते विद्यार्थियों। स्पर्श और संचयन के बाद अब हम लोग रचना खंड पर चर्चा करेंगे, यानी रचना खंड पर अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। बच्चों, हिंदी का जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है उसमें 26 मार्क्स के यानी 26 अंक का रचना खंड है। 26 अंक का 5 टॉपिक हैं रचना खंड में: अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और चित्र वर्णन। सबसे पहले रचना खंड क्या है? बच्चों, जो स्पर्श और संचयन जब हम पढ़ते हैं तो जो भी उत्तर लिखना हमें होता है वह जो पाठ पढ़ते हैं उसके आधार पर लिखना रहता है, यानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिस पर चर्चा कक्षाओं में हो चुकी है और जो लेखक लिखा है उसी के आधार पर हमें उसका उत्तर लिखना होता है। लेकिन रचना खंड में हमें लिखने की स्वतंत्रता होती है। लिखने की स्वतंत्रता होती है। जो भी विषय दिया जाता है, जो भी टॉपिक दी जाती है, उस पर हम लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि हम किसी पाठ के आधार पर कहीं जो बात पढ़े हैं वही लिखने के लिए हम यहाँ बाध्य नहीं होते हैं। हालांकि पढ़ी हुई बात भी हम लिख सकते हैं अगर विषय मिलता जुलता है तो, लेकिन बाध्यता नहीं होती है कि हम जैसा पढ़े हैं वैसा ही लिखें। इसमें लिखने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद लेखन या पत्र लेखन, विज्ञापन हो, संवाद हो या चित्र वर्णन, सब में स्वतंत्रता होती है लिखने की। अब एक चित्र दिया हुआ है, हम उस चित्र को देखते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आते हैं। जो दिख रहा है वो तो सब कोई लिखेगा। अब वृक्ष दिख रहा है तो उसको कोई गाय तो नहीं लिख सकता, वृक्ष ही लिखेगा। लेकिन वो पूरा चित्र देखने के बाद मन में जो भाव आते हैं वो लिखने की हमें आजादी होती है। हम उसको जिस तरीके से लिखें, सामान्य तरीके से लिख सकते हैं, अलंकृत करके लिख सकते हैं, किसी और दृश्य से तुलना करके लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं। या उस चित्र को देखने के बाद हम क्या सोचने लगे, मेरे मन में क्या भाव आया, इसको भी लिख सकते हैं। यानी स्वतंत्रता होती है। लेकिन हाँ, स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता है कि हम कुछ भी लिख दें। कुछ श्रृंखल होना नहीं होता है, उदंड होना नहीं होता है। अब लिखने की स्वतंत्रता से तात्पर्य है विषय से संबंधित स्वतंत्रता, और वो व्याकरण की दृष्टि से सही हो, साहित्य की दृष्टि से सही हो। अब हम ये नहीं लिख सकते कि वह आग से वृक्ष को सींच रहा है, ये लिखने की आजादी नहीं है। ये अनाप शनाप लिखना हुआ। यानी स्वतंत्रता से तात्पर्य है विषय से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास है, जो भी हमारे मन में भाव उठते हैं, जो भी हम समझते हैं, उसको लिखने की आजादी इस सब पांचों में, रचना खंड में ये जो भी आएगा उसमें हमें आजादी रहेगी। अगर कुछ संकेत बिंदु दिए हुए हैं तो उससे हमें सहायता मिल सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ संकेत बिंदु के आधार पर ही हम लिखें। हम बिना संकेत बिंदु के भी अपने प्रश्न को पूरा कर सकते हैं, अपनी रचना को पूरा कर सकते हैं। 5 टॉपिक है: अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और चित्र वर्णन। सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अब रचना खंड तो आप समझ गए, जहां जो भी लिखना है, टॉपिक दी हुई है, उस पर
हम अपने तरीके से लिखने को स्वतंत्र हैं। हम प्रश्न से शुरू कर सकते हैं, हम कोई किसी की पंक्ति को उद्धृत करके शुरू कर सकते हैं। हम चित्र विज्ञापन लिखना है तो हम चित्र लिख सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, लिखने के लिए कोई आकर्षक 2 शब्द लिख सकते हैं। तो ये आज़ादी होती है बच्चों। अब अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन जिसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है, नाम ही है अनुच्छेद लेखन। एक पैराग्राफ में हमें लिखना है, जो विषय वस्तु दी गई, जो विषय दी गई है उस पर हमें एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद लिखना है। और परीक्षा में जो अनुच्छेद लिखने के लिए आता है वह 80 से 100 शब्दों में आता है। 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए आता है। अनुच्छेद, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनु जोड़ छेद होता है, अनुच्छेद। ये व्यंजन संधि है जिसमें च का आगम हो गया है। अगर कोई स्वर के बाद छ आता है तो छ के पहले च का आगम हो जाता है, अनुच्छेद। पहले निबंध लिखने के लिए आता था, तो निबंध और अनुच्छेद में हम पहले अंतर को समझ लेते हैं। निबंध का होता है नि जोड़ बंध, यानी जो बिना किसी बंधन के लिखी जाए वह है निबंध। कोई जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, अब इस पर अगर निबंध लिखने के लिए आता है, निबंध अधिकतर 200 से 250 शब्दों में लिखने के लिए आता है 10th क्लास तक। तो निबंध लिखने के लिए आता है, वहां भी इस लिखने की आजादी होती है। अब विज्ञान, एक उदाहरण से समझते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप लिखने के लिए अगर निबंध आता है, क्लास में एक सेक्शन में अगर 40 बच्चे हैं तो सबने इस टॉपिक को टच किया, सबने लिखा इस पर। किसी को 10 में 9 अंक मिल गए, किसी को 9.5 अंक मिल गए, किसी को 8 मिले, किसी को 7 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 4 मिले। लेकिन अगर विज्ञान वरदान या अभिशाप टॉपिक पर वह लिखा है, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हुआ है, अब पूछ रहा है विज्ञान पर और लिखेंगे हम हवाई जहाज पर, तभी वो गलत हो सकता है। अन्यथा सब अपने अपने विचार लिख रहे हैं, जो पढ़े हैं, जो समझे हैं उसको लिख रहे हैं, तो उसी के आधार पर अंक कम या अधिक मिलते हैं। लेकिन व्याकरण की तरह शून्य नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ लिखने की आजादी है। अपने तरीके से लिखना है, जो हम जानते हैं, समझते हैं, जो हम इसके बारे में सोच रहे हैं, वो लिखनी होती है। निबंध में तो निबंध में कई पैराग्राफ, 4 या 5 अनुच्छेद में हम लिखते हैं, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग जो है, अनुच्छेद लेखन है, उसमें सिर्फ एक अनुच्छेद ही हम लिखते हैं। हाँ बच्चों, तो हम निबंध के बारे में बताएं, और निबंध और अनुच्छेद में ये अंतर है। निबंध 4 या 5 अनुच्छेद में होते हैं और सब अनुच्छेद में तारतम्यता होती है, यानी इंटरकनेक्शन होता है, वो बंधे होते हैं पूरा का पूरा। लेकिन अनुच्छेद लेखन में हमें एक ही पैराग्राफ लिखना रहता है, एक ही अनुच्छेद लिखना रहता है। 80 से 100 शब्द में परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम लगभग उतना ही लिखेंगे, और इसमें बहुत तारतम्यता की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन बिखरा हुआ भी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हाँ, टॉपिक से, विषय से संबंधित बातों को हमें इस तरह से लिखना चाहिए कि वो बिखरे हुए नहीं लगे, टूटे हुए नहीं लगे कि हाँ ये सब मिलता जुलता है। तो अनुच्छेद लेखन यही होता है, इसमें अनुच्छेद बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो विषय दिया गया है उस पर हम अपनी बातों को, अपने विचार को
कहीं कुछ पढ़े हुए कोटेशन है जो दे सकते हैं, जो उस अनुच्छेद को और प्रभावशाली बना सकता है, तो हमें जरूर देना चाहिए। जैसे एक अनुच्छेद पर हम चर्चा भी करेंगे, जैसे पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, पहले दोनों शब्द को समझ लेते हैं, फिर अनुच्छेद कैसे लिखेंगे इस पर, इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है, यह ज्वलंत समस्या, ज्वलंत टॉपिक है। ये पर्यावरण का संरक्षण कैसे करेंगे हम? संरक्षण मतलब बचाव, उसको सुरक्षित कैसे रखेंगे? जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो पर्यावरण बहुत परेशान हो रहा है, उसको हम सुरक्षित कैसे रखेंगे, उसका बचाव कैसे करेंगे? पर्यावरण, परिजोर आवरण, संधि विच्छेद होता है पर्यावरण का, परिजोर आवरण। पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो आवरण है, धूप, हवा, पानी का जो आवरण है, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ हुआ कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहले हम, अब जब अनुच्छेद लिखने की बात आएगी तो इसी से संबंधित बात इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा शब्द नहीं, बहुत लंबा नहीं लिखना है। एक अनुच्छेद लिखना है, वो अभी 80 से 100 शब्दों का। तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ होता है पर्यावरण का बचाव करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर पर्यावरण है, इसीलिए यहाँ जीवन है। यानी जीवन के लिए पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है। अब जो जीवन के लिए जरूरी है, उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा दायित्व भी है, दोनों है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले हमें कम से कम प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण स्वस्थ और सुरक्षित तभी रहेगा जब अधिक से अधिक वृक्ष और जंगल होंगे। जो वृक्ष हैं वो पर्यावरण को साफ करते हैं। आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े पार्क और जो मैदान हैं शहरों में, वे उस शहर के फेफड़े कहे जाते हैं। इस तरह से फेफड़ा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, फेफड़ा ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, शरीर को ऑक्सीजन प्रदान कर शरीर को स्वस्थ बनाता है। उसी तरह से ये जो बड़े बड़े पार्क और मैदान होते हैं शहरों में, वे उसके फेफड़े होते हैं। पर्यावरण शहर को प्रदूषण मुक्त करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले वृक्षारोपण, क्योंकि इस पृथ्वी पर सिर्फ वृक्ष ही उत्पादक है और सब लिविंग थिंग्स, सजीव चीजें जो भी है सजीव, सब के सब कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। तो वृक्ष, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं, जल, मिट्टी, जो मिट्टी का कटाव होता है, मृदा पोल्यूशन को भी नियंत्रित करते हैं, और वृक्ष वर्षा करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से जितनी तरह के प्रदूषण फैल रहे हैं, जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, वो सब को नियंत्रित करने का काम अकेले वृक्ष कर सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है
वृक्ष लगाना। उसके बाद जो नदी है, तालाब है, पोखर है, उसको साफ रखना, उसको सुरक्षित रखना। वर्षा के पानी को जमा करके रखना ताकि वो भूमिगत जल के स्तर को, लेवल को कम करने में, सही रखने में मदद कर सके। इसके अतिरिक्त कम से कम वाहनों का प्रयोग करना, जहां जरूरी हो उसी तरह वही वाहनों का प्रयोग करना। थोड़ी दूर के लिए अगर कहीं जाना हो तो पैदल जाना या साइकिल से जाना। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कई उपाय प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ऐसी गाड़ियों का प्रयोग करना जो कम से कम ध्वनि प्रदूषण करे। कल कारखानों से निकले जो गंदगी है उसको साफ करके नदियों में गिराना, और उन चीज़ों का प्रयोग करना सामान्य तरीके से जिसे रिसाइकिल किया जा सके, जिसे फिर से बनाया जा सके, ताकि कम से कम कचरा निकले। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रयोग, जो बिजली से चलने वाली जो सामग्री है, इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उनका कम से कम प्रयोग करना। जरूरत हो, देखो बच्चों, अब कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मनाही की जा रही है, उसको नियंत्रित करना। जरूरत नहीं है तो मोबाइल हम क्यों चलाते हैं? बात कर रहे हैं, टीवी घर में खुला हुआ है, तो इन सब पर नियंत्रित करना। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम पर्यावरण को हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जो हम अगली कक्षा में इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। आप